हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एचएलडी सीखने की इस थर्ड वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उस सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। उन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसमें से इंपॉर्टेंट्स हैं, जो जो चीज़ वो मैं बताऊंगा आज आपको, तो कि मतलब बाद में आप जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन करने जाएँगे, तो उसके अंदर जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी आपका इंटरव्यू कहेगा, तो आपको पता होंगी कि वो असलियत में कहना क्या चाह रहा है। ठीक? तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हो आप इसे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एप्लीकेशन या सिस्टम जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यार लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? शायद पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने थोड़ा-सा डिस्कस किया था लेटेंसी के बारे में। मान लो ये क्लाइंट है, ब्राउज़र है आपका, कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है, ठीक? अब आप इस ब्राउज़र पे मान लो फ़ेसबुक की साइट या फिर इंस्टा की साइट देख रहे हो, instagram.com। मान लो आपने रिक्वेस्ट भेजी, क्या रिक्वेस्ट भेजी? रिक्वेस्ट भेजी टू सी योर ऑल फॉलोअर्स। एक बटन मतलब जब आप इंस्टा पे जाते हो तो ऊपर दिखता है, आपको टैप कर सकते हो ताकि आपके सारे फॉलोअर्स दिख जाएं। तो सारे फॉलोअर्स दिखने तक का जो टाइम, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ये इंस्टाग्राम के सर्वर पे गई, instagram.com, ठीक है। अब मान लो, अब ये जो रिक्वेस्ट आपने भेजी टू सी ऑल द फॉलोअर्स, अभी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? कुछ प्रोसेसिंग करेगा। मान लो डेटाबेस के अंदर जाकर वो सारे के सारे फॉलोअर्स आपके लेके आना चाह रहा है, वो प्रोसेसिंग का टाइम है, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रेस्पॉन्स भेज देगा, ठीक है। रेस्पॉन्स भेज देगा जिसके अंदर आपको सारे फॉलोअर्स आपके दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट जिस समय पे भेजी थी और जिस समय पे आपकी रिक्वेस्ट सर्व हुई, मतलब जिस समय पर आपको वो सारे सारे फॉलोअर्स दिखे, उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसे कहते हैं लेटेंसी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, मतलब एक राउंड ट्रिप टाइम, मतलब रिक्वेस्ट भेजी गई और रेस्पॉन्स आने तक जितना टाइम लगा उसे कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी मतलब राउंड ट्रिप टाइम, टाइम टू सर्व योर रिक्वेस्ट टेकन बाय सर्वर, ठीक है। तो ये अब कितना टाइम है इसमें, अब लेटेंसी बनी किस किस चीजों से होती है? असलियत में लेटेंसी जो बनी होती है ना, लेटेंसी मतलब जो टाइम होता है जो लगता है आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो नेटवर्क कॉल्स, नेटवर्क कॉल टाइम, या नेटवर्क मतलब नेटवर्क डिले कह सकते हो आप, नेटवर्क कॉल टाइम नहीं। लेट मी वन सेकंड। ये नेटवर्क डिले हो सकता है, प्लस जितना प्रोसेसिंग का टाइम एक सर्वर ने लिया, क्योंकि वो कुछ प्रोसेस करने के बाद ही आपको भेजेगा, प्रोसेसिंग टाइम। क्योंकि रिक्वेस्ट गई और रेस्पॉन्स आया, तो रिक्वेस्ट जाने में जितना टाइम लगा रेस्पॉन्स आने में, तो नेटवर्क डिले की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो नेटवर्क डिले का जितना टाइम लगा वो, प्लस में प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय द सर्वर, ये होता है लेटेंसी आपकी। लेटेंसी मतलब टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करने पे। ये तो थी लेटेंसी। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लेटेंसी कम ही चाहते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हम लेटेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके, फैक्टर्स टू इम्प्रूव लेटेंसी। भाई हम तो कम ही चाहेंगे ना कि कम टाइम लगे हमारी रिक्वेस्ट को सर्व होने पे। तो होता क्या है कि अब लेटेंसी हमने बताया था दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो बनी है वो प्रोसेस, एक तो सर्वर कितना प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है,
ठीक है, डेटा को फैच करके डेटाबेस से और आपको सर्व करने में, प्लस जितना नेटवर्क कॉल डिले है, नेटवर्क कॉल डिले, ये दो चीजों से लेटेंसी बनी होती है। ठीक है, वो टोटल टाइम इतना होता है, प्रोसेसिंग टाइम प्लस नेटवर्क कॉल डिले। तो हम इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, या तो प्रोसेसिंग टाइम को इम्प्रूव कर दें हम। तो चलो पहली चीज देखते हैं प्रोसेसिंग टाइम को कैसे इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर हमें इम्प्रूव करनी है लेटेंसी, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इन दोनों फैक्टर्स में से किसी ना किसी एक को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। जब भी हमारी लेटेंसी मतलब जितना जो हम टाइम चाह रहे हैं कम से कम लगे, तभी वो हो पाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कि कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग कर लो। मतलब प्रोसेसिंग टाइम जो सर्वर ले रहा है, ठीक है, अगर मे बी सर्वर कुछ सीपीयू वगैरह यूज कर रहा होगा, जिस मशीन पे मतलब जो भी मशीन है वो सीपीयू यूज कर रही होगी, उस पे मल्टीपल सीपीयूज हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, तो कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग विल डिक्रीज प्रोसेसिंग टाइम एंड हैंस विल लीड टू डिक्रीज लेटेंसी। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग करके हम प्रोसेसिंग टाइम को कम कर सकते हैं, जितना वो प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है। दूसरा क्या है, अब दूसरी चीज क्या है कि नेटवर्क कॉल डिले। नेटवर्क कॉल डिले को आप कैसे मतलब कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉल गई, रिक्वेस्ट गई, रेस्पॉन्स आया, वो नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हो ना आप रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट जा रही है नेटवर्क नेटवर्क के ऊपर जा रही है। तो नेटवर्क कॉल डिले को थोड़ा कम कैसे किया जा सकता है। पहला काम हमने प्रोसेसिंग टाइम को कम करके मतलब लेटेंसी को इम्प्रूव कर दिया, डिक्रीज कर दिया लेटेंसी को। ठीक, लेटेंसी इंप्रूव का मतलब होता है डिक्रीज इन लेटेंसी, डिक्रीज इन टाइम। लेटेंसी होती है टाइम में, तो हम तो इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो इसका मतलब टाइम हम डिक्रीज करना चाहते हैं। दूसरी बात है नेटवर्क कॉल डिले। नेटवर्क कॉल डिले को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, नेटवर्क कॉल डिले को हम यूज कर सकते हैं सीडीएन्स। ये क्या होते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, नेटवर्क या कैशिंग। होता क्या है, मतलब कि सीडीएन मतलब क्या होता है, सीडीएन मतलब कैश का मतलब शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो कैश असल में होता ये है कि जब भी आपके सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है किसी डेटा की, सबसे पहले वो कैश के पास जाता है, फिर उसके बाद वो रैम के पास जाता है। ठीक, ये कैश होती है। कैश के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम फास्टर उसे एक्सेस कर पाए। तो कैश का आपको पता ही है। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का क्या मतलब है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब कैशिंग ज्योग्राफिकली। मान लो मान लो हमने कैश कर दिया पूरे ज्योग्राफ में, मतलब पूरे इंडिया के अंदर, जैसे कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। मान लो जैसे कि आप जैसे फेसबुक साइट है, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, अभी आपने मतलब अकाउंट बनाया है इंडिया के अंदर रह के। ठीक है, इंडिया के अंदर, ड्राइंग बड़ी गंदी है मेरी यार। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद आपने उसके अंदर प्रोफाइल सेट कर दी, कुछ प्रोफाइल सेट कर दी, अपनी प्रोफाइल पिक सेट कर दी। ठीक है, प्रोफाइल पिक आपने इंडिया के अंदर रहते सेट कर दी। अब आप जा रहे हो, मान लो अगले महीने आप यूएसए चले गए, यूएसए। ठीक है, अब वहां से आप facebook.com साइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल पिक चेक करना चाहोगे। ठीक है, तो वो प्रोफाइल पिक आपको मिलेगी कैसे। असलियत में होता क्या है कि सीडीएन का मतलब होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जहां जहां पर, और ये एक होती है कैशिंग ज्योग्राफिकली, मतलब ज्योग्राफिकली पूरे मतलब कह सकते हो कि पूरे अर्थ, मतलब अर्थ पे, या फिर जहां जहां पर भी इनके सर्वर्स, मतलब हम सर्वर्स रख सकते हैं कैशिंग के लिए, हर जगह पर कैश अवेलेबल कर दी जाएगी। तो आपका जो सर्वर है, आपने यूएसए में बैठकर प्रोफाइल पिक मांगी, तो वो सर्वर, मान लो सर्वर इंडिया का है, तो वो इंडिया में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वहीं पर कैश होगा आपका डेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से नेटवर्क कॉल को बचा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट ने, लेट मी एलोबरेट मोर,
अगर आपके क्लाइंट ने, मान लो यहाँ पे क्लाइंट बैठा है, ये है यूएसए, सर्वर पड़ा है इंडिया के अंदर, इंडिया, हालांकि फेसबुक का सर्वर तो हर जगह है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्वर पड़ा है किसी साइट का भी इंडिया के अंदर। अब आप कुछ ऐसा डेटा जो कि स्टैटिक है, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, जेएस हो सकती है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, या फिर आपकी इमेजेस, इन टाइप के डेटा की डिमांड करना चाहते हैं ना, तो आपकी रिक्वेस्ट को, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे मेरी प्रोफाइल दिखाओ, आपकी रिक्वेस्ट को इंडिया के सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि अगर आपका डेटा कैश है, ये कैश्ड है, अगर आपका डेटा यहीं पे कैश्ड है तो यहीं से आपकी रिक्वेस्ट सर्व कर दी जाएगी, ठीक है, आपको यहीं से रेस्पॉन्स मिल जाएगा कैश से, वहीं से, वहीं पे एक ज्योग्राफिकली प्लेस्ड कैशे के अंदर आपका डेटा, मतलब यूएसए के अंदर जो कैश होगी, कैश कैश सर्वर होगा, उसके अंदर आपका जो डेटा होगा वो ऑलरेडी होगा, प्रेजेंट होगा, तो आपको बहुत दूर जाकर इंडिया से रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये बच गया, तो ये नेटवर्क डिले आपका कम हो गया, ठीक है, नेटवर्क डिले बच गया, यहाँ पर नेटवर्क डिले कम हो गया, नेटवर्क डिले कम होने की वजह से लेटेंसी भी कम हो गई, राइट, तो ये फायदा होता है इसका। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है क्या, ज्योग्राफिकली प्लेस्ड कैशिंग, पूरे ज्योग्राफ में, मतलब पूरी ज्योग्राफी के अंदर जहां जहां पर भी आपके कैशिंग सर्वर, मतलब कैश सर्वर हो सकते हैं अवेलेबल, वहां वहां पर कैश कर लो डेटा को, ताकि जो आपकी स्टैटिक कंटेंट है खासकर वो, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट किसी और ज्योग्राफिकली अपार्ट सर्वर के अंदर भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसको फैच करने के लिए उस रिक्वेस्ट को, आपकी स्टैटिक फाइल्स लाइक जेएस, सीएसएस, इमेजेस और वीडियोस, वो आपको यहीं से मिल जाएंगी, इसी इसी जगह से, कैश डेटा से, कैश सर्वर से, आपको कहीं और किसी और पर्टिकुलर सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक्चुअली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी मतलब मल्टीपल कैशेस से मिलकर बना होता है, मल्टीपल कैश मतलब, क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस हैं ज्योग्राफी के अंदर पूरी पूरी, तो हर जगह पर आपने कैश कर दिया, हर प्लेस पर आपने कैश कर दिया, और अब आपको कॉल भेजने की जरूरत ही नहीं है किसी और पर्टिकुलर सर्वर पर, जो कि दैट इज रिजाइडिंग इन अनदर कंट्री, ठीक है, और अनदर प्लेस। तो ये होता है सीडीएन का फायदा। तो सीडीएन का फायदा क्या होता है, सीडीएन का फायदा होता है आपको जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो स्टोर करके रखता है आपकी ही नियर बाय लोकेशन के अंदर, और जिससे नेटवर्क डिले बच जाता है, नेटवर्क डिले कम हो जाता है, और लेटेंसी भी कम हो जाती है, मतलब इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, लेटेंसी कम होने का मतलब होता है लेटेंसी इंप्रूव होना, लेटेंसी होती ही टाइम है, तो हम तो टाइम कम चाहेंगे ना। तो दो तरीके हमने बता दिए, एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आपको मैंने बताया पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए, या फिर नेटवर्क और डिले बचाना है तो आप ये कर दीजिए, सीडीएन का यूज कर सकते हैं, कैशिंग का यूज कर सकते हैं, और अपना नेटवर्क बैंडविड्थ वगैरह भी बचा सकते हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी लेटेंसी। लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एप्लीकेशन जो भी आप बिल्ड करना चाहेंगे उसके अंदर ऑलवेज डिमांडिंग होगी लेटेंसी कम हो। तो लेटेंसी कम होती कैसे है, लेटेंसी कम हो सकती है बाय यूजिंग सीडीएन्स मेनली, ठीक है, सीडीएन्स का हम यूज कर लें, कैशिंग का हम यूज कर लें, ठीक है, ये कैशिंग होती है एक्चुअली में ज्योग्राफिकली प्लेस्ड कैश सर्वर्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी लेटेंसी, जो हमने कवर कर ली यहाँ पर। सेकंड करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज थ्रूपुट। अब थ्रूपुट की बात करें तो बताता हूं मैं, थ्रूपुट होता है क्या है असलियत में, किसी भी काम को करने की क्षमता विद इन अ सेकेंड और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इज थ्रूपुट। सो मान लो एक क्लाइंट है आपका जो कि ब्राउजर है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी पर्टिकुलर सर्वर पर, ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई, ये आर ई क्यू है, जो आपको लगता होगा मैं क्या बना रहा हूँ, ये आर ई क्यू मतलब रिक्वेस्ट, शॉर्ट टर्म में मैंने आर ई क्यू लिख दिया, सर्वर पे गई। अब सर्वर, मान लो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, क्लाइंट ये C1 है, C2 क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, C3 क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज रहा है इसी पर्टिकुलर सर्वर पे, ठीक है, C4 क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब ये सर्वर की कुछ एक क्षमता हो सकती है, कुछ एक पावर हो सकती है
कि ये कितनी रिक्वेस्ट सर्व कर देगा विद इन अ सेकेंड, हाउ मच रिक्वेस्ट इट कैन सर्व इन अ पर्टिकुलर टाइम और सेकेंड, तो उसे कहते हैं थ्रूपुट। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर थ्रूपुट ज्यादा है, मतलब सर्वर की क्षमता ज्यादा है, सर्वर की पावर ज्यादा है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करने की एक सेकंड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है सर्वर ज्यादा हेल्दी होगा। ठीक है, तो हम कंसीडर यही करना चाहेंगे कि थ्रूपुट हमेशा हाई हो। वी वांट थ्रूपुट टू बी हाई। क्यों होता है कि देखो, हम चाहते हैं कि ये एक टाइम के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्व कर दे, यही तो चाहेंगे हम। तो थ्रूपुट वही होता है कि विद इन अ फ्यू सेकेंड, विद इन अ सेकेंड हाउ मच रिक्वेस्ट योर सर्वर इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। ठीक है, वो होता है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट हम चाहते हैं कि वो हमेशा हाई हो। कैसे कर सकते हैं यार? अब अगर देखो, ऑब्वियस ही बात है, अगर जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था मोनोलिथिक वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर हम मोनोलिथिक का यूज करेंगे, मान लो अगर हम यूज कर रहे हैं मोनोलिथिक, इफ वी आर यूजिंग मोनोलिथिक सिस्टम, ठीक है, एक ही सिंगल सर्वर, मतलब एक ही मशीन पे सर्वर है, मतलब एक ही सर्वर है, सॉरी, यही रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। आपकी एप्लीकेशन का सर्वर सिर्फ एक ही मशीन पर है, मतलब एक ही सर्वर है, और सॉरी, और वो हैंडल कर रहा है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट वन, रेस्पॉन्स वन, रिक्वेस्ट टू, रेस्पॉन्स टू, ऐसे करके। ठीक है, ये क्लाइंट वन क्लाइंट टू के लिए है, और ये सर्वर है आपका। अगर एक ही मशीन है तो यार उसकी कुछ लिमिट होगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लिमिट होगी कि कितनी सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है, पर्टिकुलर लिमिट होगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज कर लें तो उसके अंदर विद इन अ सेकेंड ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है मल्टीपल मशीन्स हम यूज कर रहे हैं जो कि आपस में नेटवर्क कॉल के थ्रू आपस में बात करती हैं। ठीक है, जैसे मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री, मशीन फोर, मशीन फाइव। अब अगर मान लो ये पूरा पूरा हम कंसिडर करके, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि कितनी मशीन यूज हो रही है, अगर रिक्वेस्ट आई क्लाइंट वन से, तो वो इस M1 पे चली जाएगी। रिक्वेस्ट टू आई क्लाइंट टू से, तो वो इस M5 पे भी जा सकती है, M2 पे भी जा सकती है, M3 पे भी, M4 पे भी, वो डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा आगे किस तरह से मतलब रिक्वेस्ट को हम भेजते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और किस तरह से मतलब वो लोड को बैलेंस किया जाता है यूजिंग लोड बैलेंसर, वो बताएंगे बाद में। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि अगर अगर हमें थ्रूपुट बढ़ाना है ना, थ्रूपुट बढ़ाना है मतलब वो क्षमता बढ़ानी है एक सर्वर की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट को सर्व कर सके विद इन अ सेकेंड। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी मशीन्स हैं ऑलरेडी हैंडल करने के लिए। अगर एक वर्क कर रहा है, उसकी एक कैपेसिटी है, ठीक है, तो दूसरा वाला मान लो इसकी कैपेसिटी है कुछ, कि मान लो 5 रिक्वेस्ट सर्व कर सकता है ये, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द मशीन्स डिफरेंट वेट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फाइव, लाइक इट कैन हैंडल 5 रिक्वेस्ट विद इन अ सेकंड, इट कैन हैंडल 3 रिक्वेस्ट विद इन अ सेकंड, थ्री रिक्वेस्ट पर सेकंड। मैं सिर्फ एक डमी डेटा ले रहा हूँ, ये ऐसा होता नहीं है रियल में, है ना? तो मान लो, और इसकी कुछ कैपेसिटी है 6 रिक्वेस्ट पर सेकंड, तो अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस मतलब 6 रिक्वेस्ट आई तो 5 के बाद इस पे चली जाएगी वो, और अगर 5 के बाद इस पे चलेगी, और फिर 8 के बाद, मतलब 5 और 3 8, मतलब 8 रिक्वेस्ट के बाद 9th रिक्वेस्ट आई, मतलब 9th रिक्वेस्ट आई, तो वो इस पे चली जाएगी M3 पे। मतलब कोई बीच में होगा एक मीडियम जो कि हैंडल कर रहा होगा ये सब। तो मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी ज्यादा है कि आप नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ज्यादा हैंडल कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को प्रेफर करते हैं ओवर मोनोलिथिक, क्योंकि उसके बहुत एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। हाँ, अगर लेटेंसी थोड़ी सी ये होता है, लेटेंसी में अगर देखा जाए तो मोनोलिथिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स नहीं हो रही होती, मतलब बहुत सारे सर्वर्स हैं जो कि नेटवर्क कॉल से कनेक्टेड है,
वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब क्योंकि अगर एक रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू रेस्पॉन्स लाना चाहती है तो उन्हें नेटवर्क कॉल के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट्स वाई लेटेंसी एक सिस्टम है, अगर एक सर्वर है तो उसके ऊपर ज्यादा बेटर वर्क करेगी, मतलब लेटेंसी उसके अंदर सबसे कम होगी, पर फिर भी लेटेंसी थोड़ी इंप्रूव करी जा सकती है सीडीएनस का यूज करके, इसलिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेजरली। मोनोलिथिक जब भी यूज करते हैं जब हम कोई स्मॉल सिस्टम बना रहे हो, किसी स्टार्टअप में वर्क कर रहे हो जिसके अंदर अभी हमें आइडिया नहीं कि हमें आगे किस तरह से ग्रो करना है, बट हमें स्टार्ट करना है, तो हम मोनोलिथिक सिस्टम का यूज कर सकते हैं। हालांकि मोनोलिथिक सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो दो दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी, एक तो लेटेंसी और दूसरा थ्रूपुट। तीसरा थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस क्या मतलब होता है? इसको पार्टीशन टॉलरेंस भी कहते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, उसके अंदर दिक्कत आ जाए, तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो फॉल्ट आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके अंदर फॉल्ट आया, वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसे टॉलरेट कर पाए, उसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अब मान लो कोई सिस्टम डाउन हो गया, अब रिक्वेस्ट जो आएंगी उस सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम है, ये हो गया डाउन किसी वजह से, किसी पर्टिकुलर वजह से, तो जो रिक्वेस्ट आएगी उसका तो रेस्पॉन्स हम भेज ही नहीं पाएंगे, या उसे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स मिलेगा नहीं, रेस्पॉन्स मिलेगा सिस्टम इज डाउन, राइट। तो ऐसे सिस्टम्स फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते जो कि अ, मतलब फॉल्ट को टॉलरेट ना कर पाए, जो भी गलती हो सिस्टम के अंदर किसी भी इश्यू की वजह से उसको टॉलरेट ना कर पाए, तो फॉल्ट टॉलरेंस हम चाहते हैं। अब इसमें भी दो सिस्टम हम बात कर रहे थे, एक तो मोनोलिथिक, दो टाइप के आर्किटेक्चर के बारे में बात करी थी, एक था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो कि हमारा असलियत में मेन सिस्टम है, जिसके बारे में हम पूरे अगले पूरे इस कोर्स के अंदर बात करते रहेंगे। तो मोनोलिथिक के अंदर जो मैंने बताया था सिर्फ एक ही मशीन होती है, राइट, सब सारा सारा कोड बेस उसी में लिखा होता है। क्या मोनोलिथिक फॉल्ट टॉलरेंट होता है? मोनोलिथिक फॉल्ट टॉलरेंट नहीं हो सकता यार, क्योंकि अगर वो चला गया, माना मोनोलिथिक वो सिस्टम ही गया पूरा पूरा, तो कैसे हम बाकी रिक्वेस्ट जो उसके ऊपर आ रही होंगी उन्हें सर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फॉल्ट टॉलरेंट मोनोलिथिक नहीं होता जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है? क्योंकि अगर मान लो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल मशीन हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं, तो मल्टीपल मशीन्स होती हैं, M1 M2 जिसके ऊपर डेटा होता है, M3 M4 M5, ये मल्टीपल मशीन्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये होता है कि मान लो अगर M1 डाउन है और उस पर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हम उस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं M2 के पास। यस, कंडीशन अप्लाई की M1 का जो डेटा है, जो कि M1 मतलब M1 जो प्रोसेसिंग करके रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स भेजेगा, मतलब डेटा भेजेगा इस रिक्वेस्ट के लिए, वो इस M2 पे होना चाहिए जब भी हम इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, और मैंने डिस्कस किया था शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर ही कि रेप्लिकेशन हम करते हैं, रेप्लिकास बनाते हैं। हम बताएंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में अगली वीडियोस के अंदर, कैप थ्योरम के बाद शायद। तो अगर मान लो डी डेटा यहाँ पर है, डी डेटा यहाँ पर है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर M1 डाउन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे M2 के पास, M2 मशीन के पास, और M2 मशीन कुछ प्रोसेसिंग करके उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स भेज देगी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एडवांटेज कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है, लेटेंसी भी ठीक होती है, मोनोलिथिक जैसी नहीं होती बट फिर भी ठीक होती है, क्योंकि हम कैशिंग या सीडीएनस का यूज कर लेते हैं, और थ्रूपुट भी ज्यादा होता है मोनोलिथिक के मुकाबले। तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब फॉल्ट को सहने की क्षमता, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हम पे दूसरी मशीन है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ये है फॉल्ट टॉलरेंस, राइट।
ये होना चाहिए सिस्टम के अंदर। और जब भी हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, मैं बताऊंगा नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या क्या है। जब भी हम किसी सिस्टम को डिजाइन करने जाएंगे तो उसके अंदर दो चीज की रिक्वायरमेंट होंगी, एक तो फंक्शनल, एक नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल वो जो कि रियल में एप्लीकेशन का फंक्शन नहीं है, बट उस सिस्टम से डिमांड है हमारी कि वो वैसा वर्क करे, तो वो नॉन फंक्शनल होती है। तो उसके अंदर इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो फॉल्ट टॉलरेंस हो गई थर्ड। फोर्थ आती है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारी इंपॉर्टेंट, बट ये भी कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि मान लो मल्टीपल मशीन्स हैं, एक रिक्वेस्ट आई R1, R1 रिक्वेस्ट M1 पे आ रही है ना, तो कुछ रेस्पॉन्स लेके जा रही होगी, जैसे RES1, कुछ रेस्पॉन्स, पर्टिकुलर रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट की कुछ डिमांड थी, उसे M1 से ये रेस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अभी। अभी जो हमने बनाया है, अब मान लो R1 ही सेम ही रिक्वेस्ट आई M2 के पास। होना तो ये चाहिए क्योंकि R1 रिक्वेस्ट का टाइप सेम है, R1 ही R1 मतलब ये इधर भी M1 पे भी R1 आई थी और यहाँ पे भी R1 आई है, तो रेस्पॉन्स भी RES1 मतलब सेम ही जाना चाहिए जैसा M1 से M1 के थ्रू गया। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब फॉर सेम रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग सेम डेटा, फॉर सेम रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग सेम एक्सपेक्टेड डेटा, वो होती है कंसिस्टेंसी। अब क्योंकि अगर मोनोलिथिक की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मैंने क्यों बनाया, ये बताने के लिए कि अगर M1 पे आई और M2 पे आई रिक्वेस्ट तो उसका रेस्पॉन्स सेम होना चाहिए। अगर मोनोलिथिक की बात करेंगे तो उसके अंदर होता है ऐसा, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने बता दिया ऑलरेडी ऊपर। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं और मेनली हम वही बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी ये होती है कि अगर सेम रिक्वेस्ट आ रही है तो सेम ही हमें रेस्पॉन्स भेजना है। ठीक है, अब ये कि इधर देखो, कंसिस्टेंसी दो टाइप की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग या इवेंचुअल। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर मान लो ये M1 है, ये M2, ये M3, ये M4, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट आई किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जी डेटा को चेंज करने की, मतलब एक्स वाई जी डेटा यहाँ पे M1 के अंदर चेंज हो गया, मान लो आपने अपनी प्रोफाइल पिक ही बदल दी, अब वो गई रिक्वेस्ट M1 के पास और आपने प्रोफाइल पिक लगा दी, एक्स वाई जी को छोड़ो, प्रोफाइल पिक मान लो P1 थी पहले, अब चेंज करके P2 कर दी। ठीक, चेंज करके P2 कर दी। अब नेक्स्ट टाइम अब जब आप प्रोफाइल पिक देखने जाओगे तो क्या होगा, आप चाहते हो कि जो नई प्रोफाइल पिक, जो न्यू प्रोफाइल पिक आपने डाली है P2, वो आपको दिखे। अगर वो रिक्वेस्ट M1 के पास गई है तो ऑब्वियस सी बात है M1 के अंदर तो चेंज हो चुकी है वो P1 से P2। ठीक है, वो रिक्वेस्ट अगर M1 के पास गई है तो M1 के अंदर वो चेंज हो चुकी है P1 से P2। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट टू गेट योर प्रोफाइल पिक, टू गेट योर न्यू प्रोफाइल पिक, अगर आप न्यू प्रोफाइल पिक को देखना चाहते हैं, अगर वो M2 के पास गई है, तो क्या जो M1 के अंदर चेंज हुआ है डेटा P1 से P2, जो P1 डेटा था इनिशियली वो P2 हुआ है, तो वो डेटा क्या M2 के अंदर भी चेंज हुआ है या M3 M4 के अंदर भी चेंज हुआ है। अगर इस रिक्वेस्ट के आने से पहले पहले ही वो डेटा यहाँ सब जगह चेंज हो जाता है, तो फिर आप रिक्वेस्ट कहीं पे भी भेज लो, R1 यहाँ पे भी चली जाए, यहाँ पे भी चली जाए, इसको डेटा सेम ही मिलेगा, इसको P2 ही मिलेगा। ठीक, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। मतलब कि बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि, मतलब स्ट्रांगली चांस है कि आपको जो डेटा आपने चेंज किया था वो ही मिलेगा, किसी भी सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट क्यों ना डायरेक्ट हो जाए। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। मतलब कुछ मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे M1 ये रहा, M2, M3,
M4। यहाँ पे P1 डेटा P2 हो गया। अब क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, मान लो इसने T1 टाइम लिया इस डेटा को यहाँ पे अपडेट करने के लिए M2 पे, और कुछ T3 टाइम लिया यहाँ पे अपडेट करने के लिए, T2 टाइम लिया यहाँ पे अपडेट करने के लिए इस डेटा को P1 से P2 को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा ना M1 भी M2 पे कि भाई P1 से P2 कर दो, तुम भी जो भी इंस्टेंस है P1 का P2 कर दो उसे। तो जो जो टाइम लग रहा है, मतलब इतना जो इन्हें टाइम रिक्वेस्ट में भेजा, ये टाइम है, वो लग रहा होगा कुछ मैक्सिमम ऑफ T1 T2। इतना टाइम लग रहा होगा, इन दोनों में से जितना मैक्सिमम टाइम है उतना टाइम में ये पूरा पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया। मतलब इसके पास बिल्कुल न्यू डेटा है, अब पूरे पूरे सिस्टम के पास न्यू डेटा है, P1 नहीं है P2 है इस पे, इस पूरे पूरे सिस्टम पे, पूरे पूरे सिस्टम पे जब हम कहेंगे जब सारी की सारी मशीन पे सेम डेटा होगा, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए सेम डेटा होगा जो कि चेंज हुआ है। तो इतने टाइम में T1 और T2 के मैक्स टाइम जो होगा, जितना टाइम भी मैक्सिमम लगेगा उस टाइम के अंदर अगर चेंज हो जाए तो वो टोटल टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम मैक्स T1 और T2 टाइम के बीच में कोई रिक्वेस्ट आ जाती है और वो मान लो, एक सेकंड मेरे को दूसरी स्क्रीन बनानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। एक सेकंड, 1 सेकंड, लेट मी ऐड वन मोर पेज, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा घिस-पिच हो गई थी। M2 M3 M4, मैंने क्या बताया, यहाँ से यहाँ डेटा जाने में T1 टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ डेटा जाने में, डेटा को चेंज करने में T2 टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ T1 T2, राइट। इस टाइम के अंदर अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट आई M3 के पास, वही रिक्वेस्ट R1 जिसने डेटा चेंज कर दिया था P1 से P2, राइट, अगर वो रिक्वेस्ट आई R1 और उसे मिल गया स्टेल डेटा P1, तो दिक्कत है ना, क्योंकि T1 और T2 में से मैक्सिमम कंसीडर करो T1 है, T1 इज मैक्सिमम, लेट्स से ये है 5 सेकंड, ये है 3 सेकंड। अगर 5 सेकंड से पहले पहले P1 रिक्वेस्ट, मतलब सॉरी R1 रिक्वेस्ट आई M3 मशीन के पास, ठीक, और M1 के ऊपर जो चेंज हुआ था डेटा वो चेंज नहीं हो पाया M3 मशीन के पास, P1 से P2 नहीं हो पाया, तो इसे तो भाई R1 के लिए P1 मिलेगा, जो कि होना चाहिए था कि R1 के लिए P2 मिले, क्योंकि अब हमने प्रोफाइल पिक चेंज कर दी है। तो उस टाइम के अंदर अंदर अगर रिक्वेस्ट आई तो ये स्टेल डेटा मिलेगा उसे, ये स्टेल है, पुराना है। तो क्या करें, इस टाइप के सिस्टम के अंदर अगर रिक्वेस्ट पहले आ जाए और हम पूरे पूरे डेटा को, हम इस सिस्टम को अवेलेबल रख रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि उस टाइम के अंदर जो कि मैक्सिमम ऑफ T1 T2 टाइम है, इस टाइम के अंदर भी हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं इस सिस्टम के लिए, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हम सिस्टम को अवेलेबल रख रहे हैं, मतलब इसे हमेशा निरंतर बनाए रख रहे हैं हम नहीं चाह रहे कि कोई भी रिक्वेस्ट हम स्टॉप रखें उससे पहले, जब तक कि सारे जितने भी इंस्टेंसेस हैं P1 के हर मशीन पे अपडेट ना हो जाए, उस टाइम के अंदर भी हम रख रहे हैं, तो उसे कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। मतलब हम चाह रहे हैं, कोई बात नहीं यार, सिस्टम अवेलेबल हमेशा रहे, सिस्टम अवेलेबल हमेशा रहे, इवन उस टाइम से पहले जो कि टाइम रिक्वायर्ड था डेटा को अपडेट करने का फ्रॉम M1 टू M3, अगर रिक्वेस्ट M3 पे आई तो उसे स्टेल डेटा मिल जाएगा, तो वी आर ओके विद दैट, इट्स ओके, इट्स ओके। इवेंचुअली क्या होगा, T1 टाइम के बाद अपने आप अगर रिक्वेस्ट दोबारा आएगी तो उसे अब क्या, P2 डेटा मिलेगा, P1 नहीं मिलेगा, क्योंकि T1 टाइम हो चुका है। आफ्टर T1 टाइम हैज elapsed, if R1 request will come, then it will get P2 data, which is new, not stale. But for the first request, we are okay with that कि स्टेल डेटा मिल रहा है, या फिर उस रिक्वेस्ट, उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर जो कि T1 टाइम से पहले आ रही है, वी आर ओके कि हम स्टेल डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अवेलेबल रखना है सिस्टम को, इसे कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअली यार सिस्टम कंसिस्टेंट हो ही जाएगा, इवेंचुअली सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, और ये हम चाह रहे हैं कि हम सिस्टम को ना अवेलेबल रखें हमेशा। ये जो पूरा पूरा सिस्टम है ना, इसे हम चाहते हैं कि ये अवेलेबल रहे, कभी भी रुके ना।
ऐसा हो सकता है कि T1 टाइम से पहले रिक्वेस्ट आ जाए M3 के पास, इट्स ओके। अगर T1 टाइम से पहले आ रही है तो हमें पता है कि डेटा P1 से P2 अपडेट नहीं हुआ होगा। ओके, कोई बात नहीं, स्टिल डेटा लेने दो उसे, पहले वाला प्रोफाइल पिक ही देखने दो। लेकिन थोड़े टाइम बाद, लेट्स से 5 सेकंड बाद अगर एक और रिक्वेस्ट आई, उसने दोबारा टाइप कर दिया प्रोफाइल पिक के ऊपर देखने के लिए अपनी कि अब अपडेट हुई नहीं हुई, तो अब क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं, 5वें सेकंड पर भी 5 सेकंड हो चुके हैं, अब यार क्योंकि अपडेट हो चुका है M3 के अंदर भी डेटा, तो R1 अगर रिक्वेस्ट आएगी तो उसे P2 मतलब नया डेटा मिलेगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं ओके, इवेंचुअल कंसिस्टेंट है सिस्टम, थोड़ा सा स्टिल डेटा मिल रहा है उसे, लेकिन फिर भी इट्स ओके। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इस पूरे सिस्टम को, ये वाला जो सिस्टम है, ये अपना जो सिस्टम है, सिस्टम जो भी है, इस पूरे सिस्टम को ना इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे T1 मैक्सिमम था तो इस टाइम के लिए, टाइम मान लो ये वाला टाइम जो अभी है, चाहे वो T1 हो चाहे T2 हो, इस पूरे टाइम के लिए अनअवेलेबल कर दो। मतलब कि हम नहीं चाहते यार कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट आए जिसको स्टिल डेटा मिले, ठीक है, उसे न्यू डेटा मिलना चाहिए हमेशा, P2 मिले। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा जब भी हो सकता है कि भाई आप उस सिस्टम को जब तक के लिए अनअवेलेबल कर दो, जब तक कि आपकी जो भी चेंज हुआ है किसी इंस्टेंस के अंदर, वो सब जगह पे सारी मशीन्स के अंदर चेंज ना हो जाए, या फिर जहां जहां पे आप चाह रहे हो वहां पर चेंज ना हो जाए, जहां जहां पे आपने रेप्लिकास रखे हुए हैं P1 डेटा के, ठीक। तो वहां वहां पर जब तक चेंज ना हो जाए, जितना भी मैक्सिमम टाइम लगेगा उस टाइम तक के लिए सिस्टम अनअवेलेबल कर दो, कोई रिक्वेस्ट ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई R1 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कह देंगे सिस्टम इज डाउन फॉर दैट टाइम। ऐसा कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, ठीक। मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब मेक सिस्टम अनअवेलेबल फॉर मैक्सिमम of T1, T2 time in order to serve any request that comes for a server, for a system with new data, right? तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि यार सिस्टम ना चाहे अनअवेलेबल हो जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमें तो डेटा न्यू ही दिखाना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आप समझ गए, अवेलेबल रखो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद अपने आप स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाएंगे, और वो अपने आप, अगर रिक्वेस्ट कुछ टाइम बाद आएगी तो उसे न्यू प्रोफाइल पिक दिख जाएगी, अपना न्यू डेटा दिख जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी कहते हैं नहीं, जब तक के लिए सिस्टम बिल्कुल अनअवेलेबल कर दो, जब तक के लिए उसे न्यू डेटा ना मिले, ठीक है। अब एग्जाम्पल है जैसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि यार कौन सी चीज में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चल जाती है, जैसे सोशल मीडिया है, साइट है, आप चाहते हो ये हमेशा अवेलेबल रहे, मोस्ट अवेलेबल, ठीक है। ये नहीं चाहते आप, कोई बात नहीं, अगर किसी ने यार लाइक करा है ना अभी किसी पोस्ट को, जैसे पोस्ट है कुछ, उसने लाइक बटन दबाया, ये होता है ना ऐसे हर्ट टाइप का सा, तो उसका लाइक काउंट थोड़ी देर में बढ़ जाए, मतलब कुछ सेकंड बाद बढ़ जाए, इट्स ओके, लाइक काउंट इंक्रीजेस आफ्टर सम टाइम, इट्स ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आप इस सिस्टम को अनअवेलेबल कर दिया तो वो तो यूजर एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा ना सोशल मीडिया साइट का। और हमें रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है, लाइक काउंट थोड़ी देर में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप देखते हो कि आप कुछ पोस्ट करते हो, मान लो सोशल मीडिया साइट पर ही, एक सेकंड, जैसे कोई सोशल मीडिया साइट है, जैसे कि मान लो आपने इंस्टाग्राम ले ली, इंस्टाग्राम पे आपने एक पोस्ट करी, राइट। अब पोस्ट ना थोड़ी टाइम बाद ही फीड में आती है, थोड़े टाइम बाद फीड में आती है। वो इसी वजह से होता है कि
जब तक आपके पास ऐसा तो है नहीं कि बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं फीड के अंदर वो अनअवेलेबल हो जाती हैं एकदम से, आपका सिस्टम बिल्कुल वर्क नहीं करता, या फिर आप फोन मतलब आपके फोन के अंदर आपने अगर इंस्टाग्राम खोल रखी है तो वो लिखा आ जाता है कि सॉरी इट्स डाउन फॉर सम टाइम बिकॉज यू हैव पोस्टेड, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही है कि वो अवेलेबल रहती है हमेशा। तो पोस्ट के अंदर थोड़ी देर बाद, थोड़े सेकंड्स के बाद, ऐसा नहीं है कि थोड़े मतलब विद इन लाइक विद इन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आफ्टर 1 आवर यू विल सी कि तुम्हारी पोस्ट आई, ऐसा नहीं है। थोड़े सेकंड्स के बाद ही आपको दिखने लग जाती है वो पोस्ट अपनी, जो पोस्ट आपने करी है। तो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो चाहती है कि सिस्टम अवेलेबल हमेशा रहे, कंसिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चल जाती है। तो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो सारी सारी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड है, कि मतलब इट्स ओके हमें सिस्टम रखना है हमेशा अवेलेबल, चाहे थोड़े टाइम बाद डेटा अपडेट हो जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी अगर है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का एग्जांपल यार, जितने भी बैंकिंग साइट्स होती हैं आपने देखी होंगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ सिंक्रोनाइज्ड वे में डेटा को हम करते हैं अपडेट, मतलब कुछ सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर पेमेंट वगैरह करते हैं। जितनी भी पेमेंट साइट्स होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप ऐसा नहीं चाहते कि बैंक B1 से पैसा कट तो गया, मतलब डिडक्ट हो गया मनी, और B2 के पास भी चला गया, लेकिन B1 के पास अभी भी स्टेल डेटा दिखा रहा है स्टेल डेटा दिखा रहा है कि भाई तेरे पे पहले अगर 1,000 रुपए थे तो तूने 500 से दे दिए, तेरे पे अभी भी 1,000 है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो थोड़े टाइम के लिए सिस्टम अनअवेलेबल हो सकता है इसका। कभी आप देखते हो कि बैंकिंग साइट डाउन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम और फेसबुक, मतलब इनके कंपैरिजन में ये साइट्स, बैंकिंग साइट्स हो गई, IRCTC की साइट हो गई, जिसके अंदर मतलब इंडियन रेलवे रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई जर्नी पे जाना है ना, तो आप इंडियन रेलवे सर्च करते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि सीट्स अवेलेबल है नहीं है, तो सब चीज होती है, तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। उसी पर्टिकुलर सेकंड्स के आपको चेक करना है कि ये वाली सीट्स अवेलेबल है नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस भी IRCTC के अंदर आप मान लो कौन सी पैसेंजर गाड़ी, या फिर कौन सी, मेरे को एग्जांपल लेना चाहिए, वंदे भारत, वंदे भारत देख लो। वंदे भारत के अंदर आपने सीट बुकिंग करनी स्टार्ट करी। वंदे भारत के अंदर कुछ पहले तो एक सीरीज ऑफ एक्शन होंगे, है ना, कुछ पहले आप डिटेल्स भरेंगे, फिर उसके बाद आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो सीट सिलेक्शन के जब ऑप्शन आप भरते हैं ना, उसी सेकंड, जैसे आप 1 सेकंड बाद वापस आ गए और दोबारा वापस सीट सिलेक्शन भरने का, तो आपको जो सीट्स का जो काउंट मिलेगा ना वो थोड़ा कम मिलेगा, कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको एकदम से डेटा मिलेगा। ठीक। तो और थोड़ा सा डिले हो सकता है इस चीज को शो करने में। कभी कभी आप देखते हैं तो IRCTC थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू बाकी साइट्स, है ना। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि थोड़े से टाइम तक ये सिस्टम डाउन रहता है। मान लो रात के टाइम, खासकर अराउंड 12 PM टू 1 AM, या फिर 11 PM टू 12 PM, ये थोड़ा सा ना, 12 AM सॉरी, ये थोड़ा सा डाउन रहता है सिस्टम, क्योंकि ये सारी अपडेट्स करता है। तो इट्स ओके कि वो डाउन हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि जो भी डेटा है ना, जो भी मतलब डेटा अपडेट हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, वो बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं है स्टेल हो, बिल्कुल भी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये इसके एग्जांपल हो, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का एग्जांपल हो कुछ बैंकिंग साइट जो कि इन्वॉल्व करती हैं पेमेंट वगैरह, और IRCTC, और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी पे बिलीव करती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया साइट्स वगैरह है ना आपकी, ये सारी सारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी पे बिलीव नहीं रखती हैं। ये कहती हैं कि सिस्टम अवेलेबल है, यूजर एक्सपीरियंस हमें अच्छा चाहिए, इट्स ओके कि वो थोड़े टाइम बाद डेटा को अपडेट करेगा, इट्स ओके, बट अवेलेबल होना चाहिए, तो इसलिए वो इवेंचुअल कंसिस्टेंट रहती हैं, राइट। और ये थी हमारी कंसिस्टेंसी के बारे में बात। अगला है अवेलेबिलिटी। तो आप समझ ही गए होंगे कि अवेलेबिलिटी होती क्या है यार। सिस्टम अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है टू परफॉर्म ओवर योर रिक्वेस्ट। ये मतलब है कि सिस्टम इज अवेलेबल टू रेस्पोंड टू सी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होता है अवेलेबिलिटी। अब इसमें भी हाई अवेलेबिलिटी आती है, वही साइट का एग्जांपल ले लो।
हाई अवेलेबल कौन है? सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया, ठीक है। और लो अवेलेबिलिटी मतलब थोड़ी सी कम रहती है बट इट्स ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहती हैं, तो वो है आपकी आईआरसीटीसी, बैंकिंग साइट्स, ठीक। तो ये था आपका पूरा का पूरा इन चार मतलब पांच पांच से छह स्ट्रॉन्गली आस्क्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेकिन जब भी आप सिस्टम बनाने जाएंगे ना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिस्टम बनाने आप जब भी जाएंगे तो ज्यादातर इवन लाइक आप उबर का बना लो या किसी और का भी बना लो, पेमेंट को छोड़ के कुछ सर्विसेज होंगे उसको आप ज्यादा अवेलेबल चाहेंगे, आप चाहेंगे ज्यादा अवेलेबल हो, बट यू आर ओके विद द इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ओके, ओके। हमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। अगर हाँ, अगर आपको ऐसी साइट्स बनानी जैसे आईआरसीटीसी वगैरह, तो उनके लिए यार थोड़ा सा चाहिए कि आपको सिस्टम अगर थोड़ा डाउन भी हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप फिक्स कर लेते हैं, मान लो वो नॉन पीक आवर्स, तो उसमें इट्स ओके, इट्स ओके। तो वो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी बिलीव रखेंगी, ठीक है। मैं आपके अंदर मतलब आपको ना थर्ड फोर्थ वीडियो के अंदर, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताऊंगा कि यार अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी थोड़ा सा, अवेलेबिलिटी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, हायर अवेलेबिलिटी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी साथ चलती हैं, और थोड़ा सा लोअर अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी साथ चलती है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते कि हायर अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी हो, तो वो कैप थ्योरम के अंदर बताएंगे। बट आई होप ये आप सबको समझ आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए काम आते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए। मैंने कोशिश करी जितनी मैं समझा सकता था उतना समझाया, और बाकी आपको कुछ और कहीं और से मिले, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक, लेट मी टेल यू कि अगर आपको कहीं से पढ़ना भी है तो मेनली कहाँ से पढ़ें। वन सेकेंड। ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू एलेक्स एक्सयू पीडीएफ है, जिसके अंदर पहला लिंक आपको मिलेगा, वो आप जा सकते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना गिटहब से एक पीडीएफ होगी, वो डाउनलोड होने लग जाएगी। हालांकि मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पे क्या है। मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोडेड थी। वन सेकेंड, इट्स यस, दिस इज द पीडीएफ आई हैव। सो ये बहुत अच्छी पीडीएफ है, जिसके अंदर सिस्टम डिजाइन के बारे में बहुत अच्छा बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर जो कि आपको दिखेंगे। देखो, स्केल जीरो फ्रॉम जीरो टू मिलियंस ऑफ यूजर, बैक ऑफ द एनुअल फाइन एस्टिमेशंस, फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू, रेट लिमिटर, सारी चीज इसके अंदर है। तो आप ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू वाली पीडीएफ जो एलेक्स एक्सयू से है उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको रीड करना अच्छा लगता है तो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीज मैं बताऊं इसके अंदर मतलब है 269 पेज की है पीडीएफ। पढ़ लेंगे एक बार एक दो बार तो आराम से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक एप्लीकेशन ये सिस्टम के बारे में समझ आए होंगे। समझ आए तो बिल्कुल यही करिएगा कि यार कि मेरे साथ इन वीडियोस के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल पैटर्न के साथ चल रहा हूँ। कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर चीज आपको पहले समझाई जाए, उसके बाद सिस्टम डिजाइन के ऊपर देखेंगे, जिस उबर या फिर जो भी मतलब स्विगी वगैरह जोमेटो जो भी है, इन सारे सिस्टम के डिजाइन के बारे में देखेंगे, किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से कंपोनेंट्स बना सकते हैं, कैसे लाइक दूस कंपोनेंट्स विल बी टॉकिंग विद ईच अदर एंड हाउ दे विल मेक द होल सिस्टम। सो विल सी इट लेटर। और जब तक के लिए बाय। और कोशिश करिए कि मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के समझा पा रहा हूँ, लेकिन मतलब राइटिंग वगैरह थोड़ी ऐसी है, इट्स ओके। बट कोशिश करिए कि जितना आपको मतलब अगर नहीं समझ भी आए तो दोबारा पीछे जाइए वीडियो के अंदर और देखिए, और अभी से इसे सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ये फ्रेशर्स जूनियर सबके लिए है, सीनियर जो भी देख रहा है सबके लिए है। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तक की नॉलेज होनी जरूरी है। बस क्लाइंट सर्वर मतलब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता सर्वर के पास जाती है, इतना पता होना चाहिए था, वो मैंने बता ही दिया। बाकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं इस चीज को सीखने के लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कैप थ्योरम। जब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।